वेलकम टू लर्निंग पाथ विद विजय कोठारी। आज हम साथ में मिलके एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं और ये सफ़र है अकाउंटिंग सीखने का। मैंने आपके लिए क्लास 11 के अकाउंटिंग के हर एक चैप्टर से संबंधित अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और हर वीडियो में उस चैप्टर से संबंधित जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो नए पॉइंट्स हैं, उन सबको सरल भाषा में आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को देखकर आपको अकाउंटिंग के वो सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर आप खुद अपने आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको न किसी ट्यूशन टीचर की ज़रूरत होगी और न किसी कोचिंग क्लास की। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग से। पहले तो हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ करता है और क्या इसकी लिमिटेशंस है। इसके बाद हम अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे जो कि रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी है। उसके बाद हम दो अलग अलग एंगल से अकाउंटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में अकाउंटिंग से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्हीं के बेस पे पूरा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे अकाउंटिंग की जो एक डेफिनेशन है जो AICPA द्वारा दी गई है, उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अकाउंटिंग इज द आर्ट। यहाँ जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है वो है वर्ड आर्ट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग कोई मैथ्स की तरफ फिक्स सिस्टम नहीं है कि 2 और 2 को सिर्फ 4 ही लिखा जा सकता है। जो साइंटिफिक सिस्टम होता है उसमें 2 और 2 4 ही होता है, लेकिन आर्ट का मतलब होता है कि इसमें जो है अकाउंटिंग सिस्टम यूज करने वाले को, अकाउंटेंट को जो है कई सारी फ्रीडम होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना, कैसे रिकॉर्ड करना, उसमें कुछ फ्रीडम भी होती है, इसलिए ये वर्ड आर्ट यूज किया गया है। तो द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस अकाउंटिंग द्वारा किए जाते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा है क्लासिफाइंग, यानी कि एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह क्लासिफाई करके इकट्ठा करना। और तीसरा है समराइजिंग, यानी कि एक तरह के ट्रांजैक्शन को समराइज करके इस तरह से प्रेजेंट करना कि पढ़ने वाले को वो समझ में आ जाए इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं जो मनी के टर्म्स में है, और सब कुछ जो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मनी के टर्म्स में ही होता है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, यानी कि पैसा इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी कि जो भी हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है और फाइनली समराइज किया है, उससे जो रिजल्ट सामने आते हैं अकाउंटिंग के, उसका इंटरप्रिटेशन करना कि उसका क्या मतलब होता है। जो इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ फंक्शन है, ये क्लास 12 का सिलेबस है, लेकिन जो पहले तीनों फंक्शन है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये हम क्लास 11 में सारे चैप्टर्स को मिला के सीखेंगे। अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है? फर्स्ट, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे ये पता लग सके कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अकाउंटिंग वो तरीका है जिससे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
कोई भी बिजनेस जो चलाया जाता है तो ओनर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे उस बिजनेस से प्रॉफिट हो सकता है कई बार लॉस भी हो जाए, लेकिन बिजनेस करने की वजह से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये जानना ओनर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो काम जो है अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। तीसरा फंक्शन है या तीसरी जरूरत है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन ये समझ लें कि अकाउंटिंग जो है हर एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज कौन कौन सी है और कितनी है उसकी जानकारी देता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स या स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ ओनर के लिए नहीं बनते हैं, उसका यूज बहुत तरह के लोग करते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो उन्हें अकाउंटिंग को देखकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और लास्ट है लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग जो है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। अब हम देखते हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंट कौन होते हैं। इन्हें हम स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं, यानी कि जिनका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर फर्म या एंटिटी में। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल यूजर्स, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर यानी कि कोई भी कंपनी कोई भी एंटिटी के अंदर के लोग, तो वो कौन होते हैं? मैनेजमेंट सबसे पहला, क्योंकि उन्हें ये जानना होता है कि जो बिजनेस चल रहा है उसमें कौन से खर्चे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी जानकारी मैनेजमेंट को जो चाहिए होती है वो अकाउंट से मिलती है। दूसरा लेबर यूनियन, किसी भी संस्था में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी जो सैलरी या उनके जो वेजेस हैं वो इस बात पे डिपेंडेंट होते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी कितना प्रॉफिट कर रही है। तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो जो लेबर है वो लोग ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, इसलिए उन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल यूजर्स बहुत सारे होते हैं जिनको हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति उस बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहता है तो बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो जानने का जो माध्यम होता है उसके लिए वो अकाउंट्स ही होता है। क्रेडिटर्स, यानी कि जो लोग एंटिटी को पैसा देते हैं उधार पे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि बिजनेस जो है अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो उन्हें यह डर रहता है कि उनका उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। टैक्सेशन अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एंटिटी जो है अपना जो भी बिजनेस चला रही है उसके ऊपर सही तरीके से टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है, तो ये उन्हें अकाउंट से पता चलता है। रेगुलेटरी एजेंसीज, और बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसी होती है जो किसी भी एंटिटी के कामकाज के तरीकों पर निगरानी रखती है ये जानने के लिए कि कुछ और कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा कस्टमर जो है वो भी ये जानना चाहता है कि कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कस्टमर को ये डर हो सकता है कि जो कंपनी या एंटिटी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी शायद अच्छी ना हो। ट्रेड एसोसिएशन ये जानना चाहते हैं कि जो एंटिटी या कंपनी है वो सही तरीके से नियमों के हिसाब से अपना बिजनेस चला रही है कि नहीं चला रही है, क्योंकि एक एंटिटी या कंपनी जो है गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है तो उसका असर बाकियों पर भी की रेपुटेशन पर भी पड़ता है, इसलिए ट्रेड एसोसिएशन है वो भी अकाउंट्स के बारे में जानना चाहती है। तो इस तरह से अलग अलग लोग होते हैं जिनको अकाउंट किसी भी कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है और वो जानना चाहते हैं उस एंटिटी के कामकाज के बारे में, जो कि अकाउंट्स के थ्रू उन्हें पता लगता है। अब हम जानें कि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस जो होते हैं। मेनली दो लिमिटेशन होते हैं।
पहला ये कि अकाउंटिंग में जो एसेट्स की जानकारी होती है कि यानी कि जो कंपनी की या फर्म की अपनी एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल डेटा होता है। यानी कि अगर मैंने कोई एसेट 10 साल पहले खरीदी थी तो 10 साल पहले जितने में खरीदी थी उस हिसाब से ही मुझे अकाउंटिंग में उसकी वैल्यू दिखाई देगी। लेकिन हो सकता है आज उसकी वैल्यू जो है बहुत कम हो या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, तो वो जानकारी अकाउंटिंग से नहीं मिल पाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन आते हैं जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन किसी कंपनी या एंटिटी के होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके बारे में जानकारी अकाउंटिंग से नहीं मिल पाती है। लेकिन ऐसे भी ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं या ऐसे इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कंपनी के ओनर की डेथ हो गई या गवर्नमेंट ने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी जिससे उस कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो ही खतरे में पड़ गया। तो ये ऐसे इवेंट है जो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में इनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि अकाउंटिंग में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जिससे वो अकाउंटिंग की जानकारी है वो यूजफुल हो सके। ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं है तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है। इसलिए इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल यानी कि भरोसेमंद होनी चाहिए। और भरोसेमंद होने के लिए जरूरी है कि उसमें गलतियां ना हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स। टाइमलीनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स इन टाइम, यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस का आज हुआ है और उसकी जानकारी 2 साल बाद दी जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन का असर तो कब का हो चुका। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइमली अगर मिल जाती है तो ही वो यूजफुल रहती है उसके रीडर के लिए। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। द यूजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए कि उसको यूज करने वाला, उसको पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ सके। और उसके लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी नियम है उनका अच्छे से पालन किया जाए। और चौथा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। अकाउंट ऑफ डिफरेंट फर्म्स एंड ऑफ द सेम फर्म फॉर डिफरेंट ईयर्स शुड बी कंपेरेबल, यानी कि अगर मैं 1 साल की कंपेरेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो 2 अलग अलग फर्म के जो अकाउंट्स हैं उनको कंपेयर किया जा सके, इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक ही फर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके जो अलग अलग साल के अकाउंट्स हैं उनको भी एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सके, इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो वो यूजर के काम आ सकती है। अब हम जानते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के अलग अलग सिस्टम्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक में हम समझेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम को 2 तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें यानी कि बेस्ड ऑन कैश फ्लो, तो अकाउंटिंग सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज कैश अकाउंटिंग, सेकेंड इज अक्रूवल अकाउंटिंग। वहीं पे अगर हम मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, हम अगर उस एंगल से देखें तो अकाउंटिंग को उसमें भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। यहां पे ये अच्छे से समझ ले कि ये दोनों जो अकाउंटिंग सिस्टम के जो डिविजन्स हैं ये अपने आप में अलग हैं। यानी कि बेस्ड ऑन कैश फ्लो 2 अलग सिस्टम है, बेस्ड ऑन मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग 2 अलग है। यानी कि जैसे जो कैश अकाउंटिंग है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हो सकता है, डबल एंट्री सिस्टम में भी हो सकता है, और एक्रूअल अकाउंटिंग भी किसी भी सिस्टम में हो सकता है। तो ये हम समझने की कोशिश करें।
तो आइए इन सिस्टम्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कैश अकाउंटिंग, it is a system of accounting in which business transactions are recorded only when cash is received or paid. No entry is made when a payment or receipt is merely due. यानी कि कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो तभी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश यानी कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, कहीं कहीं वो उस पैसे का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, कैश का। और वो कैश का ट्रांजैक्शन करेंसी में भी हो सकता है या बैंक के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। लेकिन कैश अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगा जब करेंसी या बैंक के थ्रू पैसा आएगा या जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। For example, I received my mobile bill for the month of January on 5th February 2020. However, I need to pay the bill on 25th February. मतलब कंपनी ने मुझे 5 फरवरी को बिल दे दिया जनवरी के महीने का और बोला है कि 25 फरवरी तक आपको ये बिल पे करना है। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर ऑन मोबाइल बिल विल बी रिकॉर्डेड व्हेनेवर आई पे द बिल। मतलब ये जो खर्चा है मोबाइल बिल का वो अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जिस दिन मैं मोबाइल बिल का पेमेंट करता हूं। वो 5 फरवरी भी हो सकता है, 10 फरवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी, कुछ भी हो सकता है, या इवन उसके बाद भी हो सकता है कि मैंने लेट फी के साथ पे किया। लेकिन जिस दिन मैं कैश दूंगा कंपनी को अपने मोबाइल बिल की, उसी दिन उस खर्चे को रिकॉर्ड किया जाएगा। नो अकाउंटिंग recording will be done on 5th February even though it is certain that I have the liability to pay the mobile bill. ये समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जनवरी के महीने में मोबाइल का यूज किया, 5 फरवरी को मुझे बिल मिला, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये बिल का पैसा तो मुझे देना ही देना होगा, क्योंकि जनवरी का महीना तो पूरा हो चुका है, बिल की अमाउंट तय हो चुकी है, तो पैसा तो मुझे देना ही होगा। लेकिन उसके बावजूद इस जानकारी को कैश अकाउंटिंग में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये खर्चा तभी गिना जाएगा या तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जिस दिन बिल का पेमेंट होगा। दूसरा जो सिस्टम है उसे कहते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। अब यहां पे अक्रूवल यानी कि अक्रू वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। अक्रू वर्ड का मतलब होता है टू इंक्रीज, किसी चीज में कुछ एडिशन होना। ओके, इट इज अ सिस्टम इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसीट। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि जब पैसा लेना या पैसा देना तय हो गया है, ये फिक्स हो गया है कि या तो हमें पैसा मिलेगा तब भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, या ये तय हो गया कि हमें किसी चीज के लिए पैसा देना होगा तब भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दिस सिस्टम recognizes the fact that if a financial transaction or an event has occurred, its consequences cannot be avoided। यानी कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो चुका है जिसके अंदर पैसा आएगा या जाएगा, तो उस जानकारी को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उस जानकारी को बताना ही होगा, क्योंकि वो पैसा आना या जाना वो तो तय हो चुका है, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। Therefore, the transaction should be brought into books of account in order to present a meaningful picture of profit earned or loss suffered। तो इस तरह के जो इवेंट है कि जहां पैसा आना या जाना तय हो गया है, उसे हम अगर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तभी हमें उस साल का सही प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। हम अगर उसी मोबाइल बिल के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं, तो जब 5 फरवरी को हमें मोबाइल बिल मिला तो आपको याद होगा कि कैश अकाउंटिंग में हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। हमने सिर्फ तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया कैश अकाउंटिंग में जब मोबाइल बिल का पेमेंट किया गया। बट अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द इवेंट विल बी रिकॉर्डेड ट्वाइस, यानी कि 2 बार इस इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा।
First record will be entered on 5th February when it is certain that I will need to pay mobile bill. There is a creation of liability. यानी कि मेरी एक जिम्मेदारी अब फिक्स हो गई है कि जो मोबाइल बिल की अमाउंट है वो मुझे पे करनी ही पड़ेगी, चाहे मैं कभी भी करूं, लेकिन उतने रुपए मुझे, मेरा खर्चा हो चुका है, मुझे देना ही पड़ेगा, ये फिक्स हो चुका है। तो इसीलिए अकाउंटिंग में पहला ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो 5 फरवरी को होगा, ये रिकॉर्ड करने के लिए कि ये पैसा देने की मेरी जिम्मेदारी बन गई है। और दूसरा रिकॉर्ड होगा कि जब मैं एक्चुअली पेमेंट करता हूं। सेकेंड रिकॉर्ड विल बी एंटर्ड वेन एवर द पेमेंट इज एक्चुअली मेड। तो एक्रूअल अकाउंटिंग में 2 बार रिकॉर्ड होगा, जब कोई जिम्मेदारी या कोई एसेट बन जाती है तब भी, और एक्चुअल पैसे का लेन देन होता है तब भी। जबकि कैश अकाउंटिंग में सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग होती है जब पैसे का लेन देन होता है। तो ये डिफरेंस कैश अकाउंटिंग और अक्रूअल अकाउंटिंग के बीच में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम है वो एक्रूअल अकाउंटिंग के ऊपर ही बनाया गया है। सिंगल एंट्री के बारे सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। In single entry system, each accounting transaction is recorded with one aspect only. The core information tracked in a single entry system is cash disbursement and cash receipts. यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली सिर्फ कैश को ट्रैक किया जाता है कि कैश कहां से आ रही है और कहां जा रही है। Hence the nature of receipt or payment is only recorded. Recording of expenses of household is a classical example of single entry system. यानी कि आपके घर में आपने देखा होगा, आपके मदर या आपके फादर जब घर के खर्चे का रिकॉर्डिंग करते हैं तो बस वो एक पेज पर लिखते जाते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतने रुपए लगे, राइस गेहूं इनके इतने रुपए लगे, मिल्क इतने रुपए लगे, कपड़े इतना खर्च हुआ, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के ऊपर इतना खर्चा हुआ। बस वो एक पेज के ऊपर अब महीने का वो खर्चा लिख लेते हैं। ये एग्जांपल है सिंगल एंट्री सिस्टम का। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर यूजुअली नॉट ट्रैक्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि इसमें सिर्फ खर्चा लिख लिया जाता है, जब भी कोई पेमेंट कर दिया जाता है तो कितना पेमेंट करना बाकी है या कितना ज्यादा कर दिया उसकी जानकारी सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। डबल एंट्री सिस्टम जो कि ऐसा सिस्टम है जिसके बेस पर पूरा कॉमर्शियल अकाउंटिंग बनाया गया है, जो आपके लिए समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट। मतलब हर एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, 2 एस्पेक्ट की जानकारी रखी जाती है। एक एस्पेक्ट को बोला जाता है डेबिट एस्पेक्ट, दूसरे को बोला जाता है क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इफ एक्स पेड सैलरीज टू हिज स्टाफ इन कैश, जो 2 एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन के होते हैं वो ये है कि एक तो सैलरी का खर्च हो गया और दूसरा एस्पेक्ट है कि पैसा चला गया। तो इन दोनों एस्पेक्ट की जानकारी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ये सारा कैसे किया जाता है हम आगे से आगे दूसरे वीडियोस में समझेंगे। अब हम समझते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड काफी जो वर्ड्स हैं जो आप बार बार सुनते जाएंगे, उनको हम समझते हैं ताकि आपके माइंड में उनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला वर्ड आएगा एंटिटी, यानी कि कोई भी आइडेंटिफाइबल ऑर्गेनाइजेशन। अपने आसपास आप देखते होंगे अलग अलग दुकानें होती है, हर दुकान अपने आप में एक एंटिटी है। कोई बड़ी कंपनी है वो अपने आप में एक एंटिटी है। आपकी जो स्कूल है वो अपने आप में एक एंटिटी है। आपकी अगर कोई कॉलोनी में रह रहे हैं तो वो कॉलोनी जो है अपने आप में एक एंटिटी है। तो इस तरह से जो भी कोई अगर बिजनेस हो रहा है तो वो अपने आप में एक एंटिटी होती है। यहां पे ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग के हिसाब से द एंटिटी मे और मे नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी।
आप अपना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर्स जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपके पढ़ने में आएगा कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कानून की नजरों में उनको एक अलग इंसान की तरह गिना जाता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी नहीं होती है। अकाउंटिंग में इस डिस्टिंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। अकाउंटिंग में हर एंटिटी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, चाहे वो लीगली सेपरेट आइडेंटिटी उसकी है या नहीं है, उससे अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग का ये जो कंसेप्ट है अलग अलग, उसको आप अच्छे से समझ लें। दूसरा वर्ड आता है ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी भी एंटिटी के बिजनेस से संबंधित कोई भी फाइनेंशियल इवेंट, कहीं पे इनकम हुई, कहीं पे कोई खर्चा हुआ, कहीं पे कोई एसेट खरीद ली, तो ये जितने भी अलग अलग काम होते हैं किसी भी बिजनेस में, वो सब ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल नेचर का कोई इवेंट इन्वॉल्व होता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है वाउचर। वाउचर क्या होता है? डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हमने बात की कि बिजनेस में अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? तो हर एक ट्रांजैक्शन जब होता है तो उससे संबंधित कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक पेपर जो है वो बनाया जाता है, और वो पेपर होता है वाउचर। जैसे अगर आप बनिए की दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो वो आपको एक बिल के ऊपर लिख कर देता है, जिसमें ऊपर उस शॉप का नाम और एड्रेस लिखा होता है, और नीचे एक टेबल में वो लिख कर देता है आपने कौन कौन सी आइटम खरीदी, उसका क्या रेट था, और आपने कितने रुपए पे किए। तो वो एक वाउचर है जिससे आपको ये पता लगता है कि आपने इन चीजों के ऊपर खर्च किया। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जब ये वाउचर बनाता है दुकान वाला, तो उसकी दो कॉपी बनाता है, एक आपको देता है और एक खुद के पास रखता है। तो वो जो सेकंड कॉपी है वो उस दुकानदार के लिए एक वाउचर है, जिससे उसे पता लगता है कि उसने इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज बेची और कितने रुपए की बेची। यानी कि हर एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है और क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उसी के बेस पे जो है पूरा का पूरा अकाउंटिंग किया जाता है और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप रेस्टोरेंट में भी अगर कभी गए हो तो रेस्टोरेंट वाला आपको बिल देता है, तो वो आपके लिए भी वाउचर है, एक्सपेंस या खर्चा समझने के लिए, और रेस्टोरेंट वाले के लिए भी वाउचर है ये समझने के लिए कि उसने आज इतना सेल किया। गुड्स, ये एक टिपिकल वर्ड है जो आपको समझना जरूरी है। गुड्स का मतलब होता है वो चीजें जिसमें वो एंटिटी जो है जनरली बिजनेस कर रही है। यानी कि अगर मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो टीवी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो मैं बेच रहा हूं और खरीद रहा हूं वो मेरे लिए गुड्स हो गए। लेकिन अगर मेरी किराने की दुकान है और मैंने दुकान में अगर टीवी लगाया है तो वो टीवी मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो मेरे लिए टीवी है, मैं उसी नाम से उसे जानूंगा। लेकिन उस किराने की दुकान में जितनी भी चीजें मैं खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं वो सब मेरे लिए गुड्स हो गए। वैसे ही उस किराने वाले के लिए जो कार है जो उसने खरीदी है वो कार है, उसे वो कार के नाम से जानेगा। लेकिन जो डीलर कार खरीद रहा है और कार बेच रहा है उसके लिए कार अपने आप में गुड्स है। तो इसीलिए जहां पे भी वर्ड्स, ये जो वर्ड आता है गुड्स, तो आप समझिएगा ये वो चीज है जिसमें वो एंटिटी मेनली बिजनेस करती है, इसीलिए उसे गुड्स कहा जा रहा है। परचेज एंड सेल्स, ये दो शब्द भी आएंगे जिनका सिंपल मीनिंग है कि जब एंटिटी जो है गुड्स खरीद रही है, अगेन गुड्स मतलब वो चीजें जिनमें वो नॉर्मली सेल या परचेज करती हैं,
तो जब कोई एंटिटी गुड्स खरीदती है तो उसके लिए परचेज शब्द यूज किया जाता है, और जब गुड्स को बेचती है तो उसके लिए सेल्स वर्ड यूज किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड दो टर्म है जो आपको समझना चाहिए। अगला वर्ड है स्टॉक। स्टॉक यानी क्या होता है? वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर मैं कार का डीलर हूं, मेरे लिए कार गुड्स है, तो किसी भी वक्त अगर मुझे ये पूछा जाता है कि मेरे पास कितना स्टॉक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो है 100 कार का स्टॉक है, या 5 करोड़ की कार का स्टॉक है। तो स्टॉक मतलब किसी भी पर्टिकुलर वक्त पे जितने भी गुड्स उस बिजनेस एंटिटी के पास हैं उसे स्टॉक कहा जाता है। अगला शब्द है रेवेन्यू, यानी कि मनी अर्न बाय द एंटिटी बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर मैं कोई बिजनेस एंटिटी हूं, तो जिन गुड्स या सर्विसेज का मैं बिजनेस करता हूं उसको बेचकर मुझे जो पैसा मिल रहा है वो है रेवेन्यू, जिसे कई बार इनकम भी कहा जाता है। तो ये दोनों सिमिलर शब्द है, रेवेन्यू एंड इनकम। वैसे ही मैं ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी खर्च कर रहा हूं, जिस किसी चीज के लिए खर्च कर रहा हूं, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस, कॉस्ट्स incurred टू अर्न रेवेन्यू इन द बिजनेस। ये स्टैंडर्ड जो है शब्द यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग में। फिर अगला वर्ड है एसेट्स। उसका मतलब है रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच आर यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। यानी कि वो सभी चीजें जिनको यूज करके मैं अपना रेवेन्यू जनरेट करूंगा बिजनेस में। यानी कि अगर मेरी एक किराने की शॉप है, तो मेरी जो दुकान है, दुकान में जो फर्नीचर है जिसके ऊपर मैंने अलग अलग आइटमें लगा रखी हैं, मैं दुकान में सामान लाने ले जाने के लिए जो टेम्पो यूज कर रहा हूं, ये सभी चीजें मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि इनको यूज करके ही मैं अपनी दुकान में सामान बेच रहा हूं और रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं। ठीक है? जो बड़ी कंपनी होती है उनमें अलग अलग टाइप की मशीनरी भी होती है गुड्स बनाने के लिए, तो वो भी एसेट होती है। अगला वर्ड है लायबिलिटीज, यानी कि ऑब्लिगेशंस ऑफ एंटिटी फॉर विच इट हैज टू पे मनी इन फ्यूचर। यानी कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो गया है जिसकी वजह से बिजनेस को किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में पैसा देने की जरूरत पड़ेगी, तो उसे लायबिलिटी कहा जाता है। डेटर, ये भी एक स्पेसिफिक शब्द है। कौन होता है डेटर? A person or entity to whom goods have been sold on credit। यहां पे आप समझिए सारे वर्ड्स, पर्सन और एंटिटी, यानी कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है और कोई दूसरी बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। टू whom गुड्स, यानी कि जिसमें हम बिजनेस यूजुअली डील करता है वो चीजें, हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे। तो वो व्यक्ति या वो संस्था, वो बिजनेस एंटिटी जिनको गुड्स उधार पे बेचा जाता है, उन्हें डेटर कहते हैं। सिंपल टर्म्स में वो कस्टमर होते हैं, लेकिन वो कस्टमर जिनको हम उधार में गुड्स दे रहे हैं, उनके लिए जो शब्द अकाउंटिंग में यूज किया जाता है वो है डेटर्स। कलेक्टिव टर्म यूज फॉर ऑल डेटर्स इज सन्ड्री डेटर्स। यानी कि अगर मैं 50 लोगों को जो है उधार में गुड्स बेच रहा हूं, तो मैं हर एक व्यक्ति मेरे लिए एक डेटर है। ठीक है? लेकिन अगर मुझे कभी बात करनी हो सारे डेटर की एक साथ, तो मैं शब्द यूज करता हूं सन्ड्री डेटर्स। ओके? इसी तरह अगला वर्ड है क्रेडिटर, अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यानी कि वो व्यक्ति या वो बिजनेस संस्था जिससे मैंने गुड्स खरीदे हैं और उधार में खरीदे हैं। जैसे हमने डेटर में देखा था, गुड्स उधार पे बेचे हैं, यहां पे गुड्स उधार पे खरीदे हैं। इनको हम सिंपल टर्म्स में सप्लायर्स भी कहते हैं, जो हमें हमारे बिजनेस गुड्स सप्लाई करते हैं लेकिन उधार पे।
उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। और वैसे ही सभी क्रेडिटर जो हैं बिजनेस के, उनको अगर एक साथ हमें कुछ रिफर करना हो, उनके बारे में अगर बात करनी हो, तो उन्हें हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगला जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, वो है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है? पहला मतलब होता है कि वो अमाउंट जो ओनर यानी कि बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल। ठीक है। और दूसरा उसका मीनिंग होता है कि जब अगर हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ओनर को रिप्रेजेंट करना है, ओनर के बारे में बताना है कि ओनर के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट का ही यूज किया जाता है। यानी कि बिजनेस जब भी कैपिटल अकाउंट की बात करता है तो उसका मतलब होता है ओनर, वो मालिक। दूसरा वर्ड है ड्राइंग। ये कैपिटल का अपोजिट वर्ड है। कैपिटल मतलब वो पैसा जो ओनर बिजनेस में लेकर आया या बिजनेस में लगाया, जबकि ड्राइंग उसका उल्टा होता है, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द एंटिटी, यानी कि बिजनेस से जो पैसा ओनर ने निकाल लिया उसे कहते हैं ड्राइंग्स। प्रॉफिट बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप शायद जानते ही होंगे। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, यानी कि टोटल जितनी इनकम हुई और टोटल जितना खर्चा हुआ, तो अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो उसे हम कहते हैं लॉस। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू। तो दोस्तों, आज हमने सीखा अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कि अकाउंट्स होता क्या है, और उससे संबंधित जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी या डिफरेंट शब्द जो आप सुनेंगे आगे जाकर, उनके बारे में हमने आज सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं और वीडियो पोस्ट करता रहूंगा, सो उन्हें देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।